चिंतन से चमकेगी कांग्रेस। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। गुटबाजी का दंश झेल रही कांग्रेस के नेता अब चिंतन शिविर कर कार्यकर्ताओं की नब्ज को टटोलने का काम कर रहे हैं, जिससे भविष्य में कांग्रेस एकजुट हो सके। बीते दिनों राजस्थान के उदयपुर में हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद अब उत्तराखंड में 2 दिवसीय उत्तराखंड नव संकल्प क्रियान्वयन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन को मजबूत करने के साथ ही आगामी चुनाव को लेकर मंथन भी किया गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि इस कार्यशाला के माध्यम से कांग्रेसियों को एकजुट करने के साथ ही आगामी चुनाव को लेकर भी मंथन किया जा रहा है, जिससे आगामी तौर पर कांग्रेस को मजबूत किया जा सके, राज्य और देश में कांग्रेस सत्ता पर काबिज हो सके। राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने कहा कि बीजेपी ने देश में नफरत फैलाने का काम किया है। अब कांग्रेस लोगों के दिलों से नफरत निकालकर भाईचारा बढ़ाने का काम करेगी। और इसी के साथ बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई और बीजेपी ने इस चिंतन शिविर पर सवाल उठाए हैं। और बीजेपी ने कहा कि चाहे कुछ भी कर लीजिए, कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला है। और किसने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। घर में कोई ना कोई पोस्ट ग्रेजुएट या बड़ी डिग्री लिया हुआ व्यक्ति जो है बेरोजगार बैठा हुआ है। बहुत सारी परेशानियां लोग झेल रहे हैं, लेकिन रोज़ एक नया सपना, कभी मंदिर का सपना, कभी कुछ और सपना, कभी कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए बीजेपी ने 15-20 साल लोगों को मेंटली तैयार किया, उसको आगे रखकर सपना दिखाना। और लोग जो हैं आवाम परेशान है, और लेकिन उस चीज़ से बाहर निकालने का काम इस चिंतन शिविर के द्वारा हम अपने सिपाहियों को तैयार करने का काम करेंगे। कांग्रेस ने उदयपुर में नारा दिया 2 अक्टूबर से पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा शुरू। भ्रष्ट सब कांग्रेस कार्यकर्ता नफरत, घृणा, हिंसा के खिलाफ इस देश को एकजुट करने के इस संकल्प अभियान को हम आज यहाँ पर बैठकर कैसे धरातल में उत्तराखंड में लाएंगे, उसके लिए तमाम सब कांग्रेस करता एकजुट होकर आगे की रणनीति बनाएंगे। अब चाहे वो देश हो चाहे राज्यों में है, कांग्रेस के चिंतन का अब कोई प्रभाव नहीं रहा। वो सब जानते हैं कि पिछले 50 साल से ज़्यादा सत्ता में रहने वाली पार्टी ने कभी देश के लिए, कभी समाज के हित के लिए कोई काम नहीं किया है, गरीब कल्याण के लिए कुछ नहीं किया है। तो आज इस चिंतन करने से मुझे नहीं लगता कि जनता के बीच में वो खोया हुआ विश्वास मिलेगा। तो कांग्रेस है अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रही होगी, करती रहे, लेकिन उसमें कुछ होने वाला अब नहीं। अब कांग्रेस ऐसे में अपने आप चिंतन शिविर कर रही है और चिंतन कर रही है, मंथन कर रही है कि आखिर किस तरह से नई रणनीति बनाई जाए ताकि कांग्रेस का जो डूबता हुआ जहाज है उसको उभारा जा सके। अब ऐसे चिंतन शिविर से अब यह देखना होगा कि आखिर कांग्रेस में कितनी जान फूंक पाती है ये कांग्रेस के नेता इस चिंतन शिविर के मंथन से। आखिर बीजेपी को चित करने के लिए कोई रणनीति निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं। ये सवाल ऐसे तमाम हैं कि आखिर चिंतन शिविर के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो कांग्रेस का ग्राफ लगातार घटता चला गया। 2014 के बाद से 50 चुनाव हुए पूरे देश में, लेकिन ऐसे में केवल 11 ही चुनाव को कांग्रेस जीत पाई है। और इनमें से ज्यादातर जहां पहले से सत्ता में थी, चुनाव के बाद अपनी सीटों को गंवाती चली गई कांग्रेस। अब ऐसे में सिर्फ चंद जगहों पर ही कांग्रेस बची है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि जो पूरे देश में फैली हुई थी वो आखिर अब सिमट क्यों गई है, या फिर यूं कहे कि चिंतन शिविर करने में कांग्रेस ने देरी तो नहीं करती, या अब जब समय हाथ से निकल चुका है तब कांग्रेस चिंतन शिविर के लिए जुटी हुई है। अब ऐसे में यह चिंतन शिविर आखिर कांग्रेस के कितने काम आता है यह देखना होगा। 2014 में 8 राज्यों में चुनाव हुए, जिनमें से केवल एक ही राज्य कांग्रेस जीत पाई। 2015 की अगर बात की जाए, हालात 15 के भी ऐसे ही थे। 2 चुनाव हुए, बिहार और दिल्ली, जिनमें से दिल्ली में उसका सोपड़ा साफ हो गया और बिहार में गठबंधन के साथ सरकार बनाई। लेकिन 1 से 1.5 साल चलने के बाद ही नीतीश कुमार ने हाथ अपना खींचा और बीजेपी के पाले में चले गए। 2016 में और अब 2016 में 5 चुनाव हुए,
जिनमें से असम और केरल में पहले से उसकी सरकार थी, लेकिन चुनाव होने के बाद हार गई। पुडुचेरी में सिर्फ सरकार बना पाई। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी उसका कुछ नहीं हो पाया। अब ऐसे ही 2017 में 7 चुनाव हुए, जिनमें से केवल पंजाब ही जीत पाई, लेकिन 2022 आते आते पंजाब भी हाथ से निकल गया। और अब हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं अमरजीत सिंह और बीजेपी से प्रदेश उपाध्यक्ष हैं देवेंद्र भसीन जी। आप दोनों का स्वागत है इंडिया वॉइस पर। अमरजीत जी, क्या इस चिंतन के मंथन से बीजेपी को चित करने की कोई रणनीति निकल पाएगी? देवेंद्र जी, क्या लगता है कि कांग्रेस का जो चिंतन शिविर चल रहा है उसे करने में कहीं देर तो नहीं करती कांग्रेस ने? कांग्रेस के यहाँ चिंतन तो होता ही नहीं है। वहाँ तो एक परिवारवाद है और जो नेहरू गांधी परिवार कहता है वही उनके लिए अंतिम वाक्य होता है। ये कई प्रकार के चिंतन करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन निर्णय अंततः वहीं उसी परिवार के जिम्मे रहता है और इस परिवार और उसके साथ जुड़े हुए कुछ लोग ये सब चीजें तय करते हैं। और अभी आपने जो पूरा घटनाक्रम बताया चुनाव को लेकर के कांग्रेस के, वो बिल्कुल सही है। और नवीनतम बात अगर आप देखेंगे तो अभी हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव हुए, उन चुनावों के अंदर भी कांग्रेस एक प्रदेश में थी सत्ता में, वहां से भी गायब हो गई। तो 4 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वापस अपने राज्यों में आई, रिपीट हुई और कांग्रेस के पास एक राज्य था वो भी उनके हाथ से निकल गया। अभी कांग्रेस का एक राष्ट्रीय स्तर का चिंतन शिविर हुआ और चिंतन शिविर के बाद उनके कई बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर चले गए। कपिल सिब्बल जी नया उदाहरण है, उससे पहले सुनील जाखड़ जी चले गए और उधर से हार्दिक पटेल जी चले गए। तो कारण यह कि जो मूल समस्या कांग्रेस के अंदर है, परिवारवाद और व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति, जब तक कांग्रेस उससे मुक्ति नहीं पाएगी कि जितने भी चिंतन करते रहे उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। करें चिंतन, ये पार्टी का अपना मसला है, हमें उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। लेकिन जो आपने प्रश्न किया उसके उत्तर पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि मूल समस्या जो उनके सोच में है उसको जब तक वो लोग नहीं बदलेंगे तो कांग्रेस का जो है स्थिति और खराब होने वाली है। और उत्तराखंड की नवीनतम स्थिति तो मैं आपको और बताता हूँ कि अब जो राज्यसभा का चुनाव हो रहा है उसमें कांग्रेस की एकमात्र सीट थी जो कांग्रेस का से जाने वाली है। और अभी 2 दिन के बाद जो है उत्तराखंड से लोकसभा में भी कांग्रेस का एक भी एमपी नहीं होगा और राज्यसभा में भी एक एमपी नहीं होगा। यानी कि संसद के अंदर लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों में कांग्रेस का जो एमपी का प्रतिनिधित्व है वो 0 होगा और 5 जमा 3 8 सीटें जो है संसद की वो भारतीय जनता पार्टी के पास रहने वाली हैं। तो कांग्रेस का जो लगातार ह्रास हो रहा है वो हमारे सामने है। और अभी जो चुनाव हुए विधानसभा के उसके अंदर स्थिति आपने देखी, बहुत बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस के नेता करते थे, लेकिन 2/3 बहुमत से कौन जीता? भारतीय जनता पार्टी जीती। प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियां, हमारे प्रदेश सरकार के विकास कार्य, उस पर हम लोग जीते। और अभी जो चुनाव हो रहा है, हुआ है अभी, जिसका मतदान कल ही हुआ है चंपावत का, उसमें आपने देखा एक तरफा सारी जो जनता है उत्सव मना रही थी धामी जी के पक्ष में और कांग्रेस के तो आधे से स्थानों पर बसते ही लग पाए। तो ये जो स्थिति लगातार कांग्रेस का ह्रास देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, स्थानीय स्तर पर हो रहा है, उसके बारे में कांग्रेस के नेता जब तक एक कोठरी से टूट करके बाहर नहीं निकलेंगे तब तक ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और राज्यसभा की सीटों को लेकर के भी जो इनका घमासान चल रहा है और जो पुराने नेता उनको बिल्कुल नकारा जा रहा है, तो हालात ये है कि जो व्यक्ति नेहरू गांधी परिवार के बारे में करेगा, नमस्कार करेगा, जो वहाँ पर प्रणाम करेगा, उसकी राजनीति चलने वाली है, बाकी लोग किनारे होंगे। और ये सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस का जो परिवारवाद है और स्वार्थ की राजनीति है, केवल अपने हित की चिंता करना है, वो उसके नुकसान का सबसे बड़ा एक इश्यू बना हुआ है। ठीक है, अभी आज तो आपने देखा ही होगा कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को ईडी ने समन किया है, किस पर? नेशनल हेराल्ड केस पर। इतना बड़ा घोटाला नेशनल हेराल्ड का हुआ है, तो इस हालात में कांग्रेस कहां से आगे बढ़ पाएगी? ठीक है, देवेंद्र जी लौटूंगा आपके पास। देवेंद्र जी लौटूंगा आपके पास। अमरजीत जी, क्या इस चिंतन शिविर से कोई रणनीति ऐसी निकल पाएगी कि आप बीजेपी को चित कर पाए? निश्चित रूप से क्यों नहीं निकलेगी। जब हमारा उदयपुर में नव संकल्प का हमने जो चिंतन शिविर हुआ था
उसी के दिशा निर्देशों पर आज यहाँ देहरादून में बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है। उत्तराखंड में वो जो हमारे प्रस्ताव थे उसको हम जो उत्तराखंड में किस प्रकार से लागू करेंगे, किस प्रकार से जिला स्तर से लेकर हमें बूथ स्तर तक उसको लागू करना है, इसी पर यहाँ पर चिंतन शिविर हो रहा है, कार्यशाला हो रही है, उसका क्रियान्वयन कैसे होना है इसी पर चर्चा हो रही है। और निश्चित रूप से जो प्रस्ताव पारित हुए हैं वो युवाओं को लेकर, बेरोजगारी को लेकर के कांग्रेस संगठन को अमरजीत किस जी, प्रकार से आपके मजबूत प्रदेश करना है। अध्यक्ष ने एक बड़ी अहम बात की कि ये जो हम नव संकल्प क्रियान्वयन कार्यक्रम कर रहे हैं जी, ये जी। कांग्रेस को एकजुट करने के लिए कर रहे हैं, तो मतलब गुटबाजी थी कांग्रेस में? नहीं, आप बात को अलग दृष्टिकोण दे रहे हैं, आप अलग नजरिया रख रहे हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का कहीं ना कोई कमजोरी रही होगी, तभी हमारा जो हम 2022 हम नहीं जीत पाए, कुछ कमियां रही होगी, उसी पर आत्मावलोकन करना होगा, मंथन करना होगा, उसमें से देखेंगे क्या कमियां हमारी रही। अमरजीत जी, ये सिर्फ हालात 2022 के नहीं है, 2014 के बाद से लेकर अब तक 50 चुनाव हो चुके हैं देश में और आप केवल 11 पर रहे। आज की बात करें राजेश जी, आज अगर हम जो कमियां हैं, जो जिन बातों को हमने जनता के बीच में लेके जाना था और जो जनता के बीच में बातें लेकर के गए, किन कारणों से वो बातें जनता तक नहीं पहुंच पाई, इसी पर चिंतन शिविर था उदयपुर वाला। उसी को लेकर के संगठन किस प्रकार से मजबूत हो, संगठन की क्या कमियां हैं, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। जिस प्रकार से कोई हमारे पास हाईकमान से कोई निर्देश आते हैं, कोई योजना आती है, कोई प्रचार सामग्री आती है, उसको किस प्रकार से हम बूथ स्तर तक पहुंचा सकते हैं। जो प्रदेश में हमारे काम हो रहे हैं, प्रदेश सरकार की जो नाकामियां हैं, हम उन नाकामियों को कैसे उजागर कर सकते हैं, जनता के बीच में कैसे ले जा सकते हैं। मतलब ये माना जाए कि 2022 में आप ये सब कुछ बताने में और जनता तक पहुंचाने में नाकाम रहे? बिल्कुल नाकाम रहे। इसमें आप बात को समझिए, कांग्रेस पार्टी ने लगातार विकास के मुद्दों की बात की, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा युवाओं की बात की, युवाओं बेरोजगारी की बात की, रोजगार कैसे बढ़े इस पर चर्चा की, महिलाओं की सुरक्षा कैसे हो इस पर चर्चा की, स्वास्थ्य सेवाओं की जो कमी है इस पर चर्चा की। उस चर्चा करने के बाद, इन बातों को जनता के बीच में ले जाने के बाद भी, मैं इस पर जोर देकर इस बात को कह रहा हूँ, क्यों जनता ने हमारी बातों को अनदेखी करी और क्यों ध्रुवीकरण की राजनीति को जनता ने वोट दिया, इस बातों पर ही मंथन था। क्या कारण है कि जनता ध्रुवीकरण की ओर जा रही है, जिससे कि देश को नुकसान पहुंच रहा है। आपसी जो प्रेम प्यार सद्भाव की जो कांग्रेस की नीति रही, जो गांधीवादी नीति रही, उसके इतर ये आज देश जिस रूप में जा रहा है, ये इसको एक क्यों मतलब जनता ने नकारा। और इन कमियों को दूर करने के लिए ही हम आज बैठे हैं, क्योंकि कांग्रेस अपनी नीतियों पर रहेगी, लेकिन उन नीतियों को हम किस प्रकार से लोगों तक पहुंचाएं, जो कमियां हमारी रही, इसी पर हमने आत्ममंथन करना है। इसी बात को लेकर के आज हम यहाँ बैठे हैं और इसमें कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है। ये हम ही नहीं कर रहे, तमाम भारतीय जनता पार्टी भी अपने अपने स्तर पर जो है मंथन शिविर करती हैं पार्टियां। इसमें कोई ऐसा नहीं कि आज कांग्रेस करने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी भी करती है। भारतीय जनता पार्टी में भी कई कमियां होती हैं। यहाँ पर अभी मैं सुन रहा था, एक दो चार शब्द मेरे कान में पड़े भसीन साहब के, ये जो है परिवारवाद की बात कर रहे थे। ज्यादा तो मैं नहीं सुन पाया, लेकिन इनकी बात का मैं लब्बो लुबाब ये समझ पाया, कांग्रेस पार्टी पर ये परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। तो ये भूल जाते, परिवारवाद कांग्रेस की बात ना करें आप, इनके अगर खुद ही देख लें तो अमित शाह से लेकर के आप अनुराग ठाकुर हो या शिवराज जी के पुत्र हो या विजय वर्गीय जी के पुत्र, क्या उसमें परिवारवाद नहीं नजर आता इनको? केवल या कांग्रेस में परिवारवाद नजर आता है? यहाँ परिवारवाद की बात नहीं है। यहाँ जो हमारा उदयपुर में भी आप मंथन शिविर ये हमारा हुआ, नव संकल्प शिविर हुआ, उसमें भी यह बात आई। सवाल ये नहीं है कि एक परिवार या उसको आगे मौका नहीं दिया जाएगा, उसको मौका दिया जाएगा जिस आदमी ने संगठन में भी काम किया हो। और आज भी यही बात हो रही है, जो 5 साल कम से कम संगठन में काम करेगा, कांग्रेस पार्टी को मजबूती देगा, उसी को आगे भी बढ़ाया जाएगा। वहां परिवारवाद का कोई सवाल नहीं है। सवाल ये हाँ जी, ठीक है। अमरजीत जी, लौटूंगा आपके पास। देवेंद्र जी, आप ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, ये आरोप है आप पर। देखिए, ध्रुवीकरण की राजनीति हम नहीं करते। जनता हमारे विकास के एजेंडे पर हमारे साथ है। और अभी अमरजीत जी ने खुद कहा कि हमारे पर जनता विश्वास नहीं करती, हमारे तरफ आते नहीं है। नहीं, आप शब्दों को मरोड़ तोड़ रहे हैं। मैंने कहा क्या कारण रहे कि जनता ने आपकी बात लीजिए जी। हाँ, तो कह रहा हूँ ना, आप पर विश्वास नहीं है ना। नहीं आपको अमरजीत जी, आप पर विश्वास नहीं है ना, वही तो आपने खुद तो आया। नहीं, अर्थ का हमारे साथ आ रही है। नहीं, आप इस प्रकार से बोलेंगे तो मुझे मजबूरन बीच में बोलना टोकना पड़ेगा। आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए ना। जो सवाल अमरजीत जी, देवेंद्र जी, एक एक करके बात करें। वो शब्दों को तोड़ रहे हैं। नहीं, आपके पास लौटूंगा ना, आप अपना पक्ष रखिएगा फिर।
देखिए, मैं अमरजीत जी की बात को ही दोहरा रहा था, लेकिन अगर अपनी बात से पलटना चाहते पलट लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मामला कांग्रेस के अपने घर का है। लेकिन अभी जो अमरजीत जी उदयपुर की बात कर रहे थे, तो मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि परिवारवाद की स्थिति ये है कि बाकी तो आपने कहा परिवारवाद के बारे में हमारे चर्चा हुई, लेकिन जो एक छोड़ दिया गया लकूना कि जो सबसे बड़ा ऊंचा परिवार है जिसको सब लोग फॉलो करते हैं, उसके लिए विशेष प्रावधान कर दिए गए। वो चाहेगा तो बना रहेगा। तो ये स्थिति आपके यहाँ और हमारे यहाँ कल हमारा कौन अध्यक्ष होंगे, कौन किस पद पर होगा, कुछ पता नहीं रहता। हमारे एक के बाद एक जो अध्यक्ष बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, किसी परिवार से नहीं बने हैं, सब अलग अलग परिवारों के हैं और ऐसी पृष्ठभूमि के लोग हैं जो अपने आप में बहुत सामान्य स्थिति के थे। लेकिन आपके यहाँ तो ऐसा नहीं होता। आपके अंदर सीधा सीधा जो है एक परिवार के ही बारे में आप लोग चिंता करते हैं। और चिंतन शिविर में भी अंततः उदयपुर का निष्कर्ष भी निकला कि चिंतन भी यही हुआ कि नेहरू गांधी परिवार को कैसे ही बचा करके हमको रखना है। तो ये आपकी एक दिक्कत है जिसको आप लोग समझिए। अगर आप लोग नहीं समझना चाहते तो ये आपकी समस्या है और आपको नुकसान हो रहा है। नहीं, हमें भारतीय जनता पार्टी से कोई ज्ञान नहीं चाहिए। बताना चाह रहा था, सच्चाई ये है, इसको अगर आप लोग स्वीकार करेंगे तो बहुत अच्छा है और नहीं स्वीकार करेंगे तो देश की जनता ने इस प्रकार से जो हालात पैदा कर दिए हैं और आपको नकार दिया और हर जगह से लगातार नकार रही है। धीरे धीरे हालात जो हैं कांग्रेस के रसातल की ओर जा रहे हैं। तो आपका होगा, हमारा कोई अमरजीत जी देखिए, इस बात को तो समझना पड़ेगा ना और मानना भी पड़ेगा कि आखिर जनता, अगर आप विकास की बात कर रहे हैं, अगर आप जनता से जुड़े हुए मुद्दों की बात कर रहे हैं, फिर जनता आपको मान क्यों नहीं रही है? मैं आपसे मना क्या कर रहा हूं? मैं ये बात कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी लगातार विकास और जो जनहित के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार से और आरएसएस की, मैं केवल भारतीय जनता पार्टी तो बीजेपी भी यही करती है ना कि वो भी जनता के विकास के मुद्दों को लेकर नहीं, विकास की बात नहीं। आप तमाम डिबेट्स आप करते हैं, आप रोज 2, 4, 5 डिबेट डेली आपकी होती होंगी। मैं आपको चुनौती देता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी के मुंह से विकास के मुद्दों पर बात करते कभी सुनिए ना, बताइए तो सही। केवल हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, केवल मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, केवल अब जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड से जनता को रोजगार मिलता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड से जनता को सुरक्षा मिलती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड से महंगाई कम होती है, तो निश्चित रूप से यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। इन चीजों से, अगर हिंदू मुस्लिम करने से, मंदिर मस्जिद करने से जनता के मुद्दे सुलझते हैं, महंगाई कम होती है, तो करने चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि इनके पास केवल और केवल ध्रुवीकरण वाले मुद्दे हैं। कांग्रेस पार्टी जनहित की बात करती है, महंगाई की बात करती है, रोजगार की बात करती है, स्वास्थ्य सेवा की बात करती है, महिला सुरक्षा की बात करती है। लेकिन समस्या ये है कि आजकल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो इनका संगठन है, वो इस प्रकार से जनता के दिमाग पर हावी हो रहा है कि उसको इस वक्त कोई महंगाई नजर नहीं आती। आप देखिए कहाँ है पेट्रोल के दाम तक, कहाँ है खाने का, खाद्य पदार्थों के दाम, देखिए कहाँ जा रहे हैं। क्या एंकर महोदय, आप अपने आप से स्वयं पूछिए, क्या महंगाई नहीं बढ़ रही? लेकिन महंगाई पे क्या भारतीय जनता पार्टी की बात करती है? मैं आपसे मेरा व्यक्तिगत प्रश्न आपसे नहीं है, केवल अर्थ मेरे कहने का ये है कि जनता त्रस्त है महंगाई से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों पर तो चर्चा ही नहीं करना चाहती। अब मैं इनसे अभी महंगाई की बात करूंगा, आप सुन लीजिए, ये राहुल गांधी और जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी पे चले जाएंगे। इनसे आप कोई प्रश्न करें, ये आपको एक प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा आपसे इनको। ये केवल और केवल, या मैंने आपसे कहा, या तो परिवारवाद की बात करेंगे। आपको बताइए, अगर परिवारवाद की बात ये करते हैं तो सबसे ज्यादा बलिदान किसी ने दिए हैं तो गांधी परिवार ने बलिदान दिए। मुझे बताइए भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा परिवार जिसने एक भी बलिदान को दिया हो देश हित के लिए? कोई नहीं। और ये वही लोग थे जो स्वतंत्रता संग्राम के समय में जो आंदोलनों में भाग नहीं लेते थे और अंग्रेजों के साथ देते थे। ये तो वो, इनकी विचारधारा बहुत अंतर है। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी क्या कहते हैं इस पर विचार करके अपना कोई रणनीति नहीं तैयार करेगी। कांग्रेस पार्टी ने एक ही लक्ष्य है कि हमें जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाना है, किस प्रकार से जाना है। तो देवेंद्र जी, आप विकास के मुद्दों पर बात नहीं करते हैं, आप हिंदू मुस्लिम पर बात करते हैं और आप इसीलिए देख लीजिए, आप चर्चा कर लीजिए, अभी भी देखिए कितनी बार बोलेंगे। अमरजीत जी मुझे बोलने दीजिए ना, अमरजीत जी आप बोलिए। हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका। तो नहीं हो रहा, ना सबका साथ हो रहा है, ना विकास हो रहा है, जनता भटक रही है, ना बेटी पढ़ाई जा रही है, ना बेटी बचाई जा रही है। आप बोलने तो दीजिए अमरजीत जी, इतनी बौखलाहट क्यों हो रही है? ठीक है, चुनाव में आप लोग हार रहे हैं तो ये तो कारण है, आप सुनना नहीं चाहते। एक बात, दूसरी बात यह है कि अभी जो विधानसभा के चुनाव हमारे हुए, हमने पूरा अपना एक विकास एजेंडा जनता के सामने रखा। उससे पहले 5 साल जो हमने काम किए, केंद्र की मदद से जो हुए वो काम रखे, जो प्रदेश सरकार ने किए वो काम रखे। जनता ने हमारी बात पर मोहर लगाई और हमको जिताया। और कांग्रेस के 5 साल के अंदर केवल भ्रष्टाचार हुआ, जनता ने इसको एक बार फिर नकार दिया। अब जनता को अगर आप दोष देना चाहते हैं तो लोकतंत्र के अंदर इससे बड़ी बुरी बात हो नहीं सकती। आप जनता का जो जनार्दन होती है उसका अपमान कर रहे हैं।
आप स्वयं मंथन नहीं करना चाहते, जनता को दोषी ठहराना चाहते हैं, तो ये कांग्रेस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। एक बात, दूसरी बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सबसे अधिक दंगे किसी राज्य में होते रहे हैं? कांग्रेस के राज्य में होते रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, एक दंगा हुआ, आपको सिखों के दंगे तो याद होंगे, किसने कराए थे? ये 80-20 का नारा किसने दिया? वसीम साहब बताइए ना, ये 80-20 किसने कहा? मुझे बताइए। ध्रुवीकरण नहीं कहते तो क्या कहते हैं? जी, इस मुद्दे पर ना जाए तो बेहतर होगा। आपकी तुष्टीकरण की राजनीति आप लोग करते हैं, हम नहीं करते। हम तो कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा 80-20, आपने कहा 80-20, आपने कहा शमशान कब्रिस्तान, कांग्रेस ने नहीं कहा। हम लोग समानता की बात करते हैं। अगर हम समान सिविल कोड की बात कह रहे हैं तो ये हमारा संविधान कह रहा है हमको। धारा 44 अगर आप पढ़ लेंगे अमरजीत जी, तो हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसके 44वें बिंदु पे कहा गया है कि देश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। हम संविधान का पालन कर रहे हैं। हमारा सुप्रीम कोर्ट हमसे कह रहा है कि आप समान नागरिक संहिता लागू करिए। हम माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन कर रहे हैं, लेकिन आप अरे निर्देशों का तो ठीक है, मेरी बात का जवाब दीजिए आप, मेरी बात का जवाब दीजिए। 8 साल से आप केंद्र में सत्ता में हैं, 15 साल से अधिक जो हो गए, आप 17 साल के करीब आपको मध्य प्रदेश में हो गए, 15 साल आपने राजस्थान में राज किया, 15 साल आपने छत्तीसगढ़ में किया, अब ये आपका दूसरा कार्यकाल आपका उत्तर प्रदेश में हो रहा है। यहाँ क्यों नहीं लेके आए फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड? आपको उत्तराखंड में ये प्रयोग करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? समस्या यही है ना। आप जमीन जब असल में क्या है, पहले आप लोगों ने सुन लीजिए ना, मेरे प्रश्न को भी सुन लीजिए, फिर लंबा उत्तर दीजिए आप, कोई बात नहीं। पहले आपने, हाँ जी, मेरा प्रश्न का उत्तर पूरा सुन लीजिए ना। मैंने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड की आज तक आवश्यकता नहीं पड़ी। अगर था, ये कहीं संविधान में था तो लागू कहीं नहीं किया गया। उन्होंने कहा इसकी आवश्यकता नहीं है, प्रावधान दिया गया, लागू नहीं कहीं किया गया पूरे देश में। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आपकी बात का जवाब लूंगा ना, सुन तो लीजिए। आपने अपने किसी प्रदेश में, और वैसे भी ये मुद्दा यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा राज्य का मुद्दा नहीं है, ये केंद्र सरकार का मुद्दा, ना केंद्र सरकार। आपने ठीक है, आपके एजेंडे में रहा, आपके मैनिफेस्टो में रहा, केंद्र का जो मैनिफेस्टो था उसमें रहा, लेकिन आपने इसको ना छेड़ा ना कहीं लागू किया। आज आप उत्तराखंड में प्रयोग करना चाह रहे हैं। अमरजीत जी, हम मुद्दे से भटक जाएंगे और समय बड़ा कम है। नहीं, मैं नहीं, ये सब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात इन्होंने की, मैंने नहीं किया। मेरा सवाल ये है कि ये जो चिंतन शिविर चल रहा है, उनकी बात का, ये जो चिंतन शिविर चल रहा है, ये कितना असर करेगा, कितना काम करेगा कांग्रेस की मजबूती? महोदय, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं। मैं अमरजीत जी, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, बोलिए जी, बोलिए। ये जो चिंतन शिविर कर रही है कांग्रेस, आखिर कितनी मजबूती दिला पाएगा कांग्रेस को? देखो, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, जब कांग्रेस पार्टी अपना बूथ स्तर तक मजबूत करेगी। अब हम इसे जो है न्याय पंचायत तक कह लीजिए, आप उसे मंडल स्तर तक कह लीजिए, अब कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ने जा रही है। विभिन्न स्तर तक कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत करेगी। मैंने फिर कहा कि जो जनहित के मुद्दे हैं, जो केंद्र से आए हमारे पास, या जो हमारे राज्य के मुद्दे हैं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जन विरोधी ऐसा तो नहीं लगता अमरजीत जी की आते आते देर कर दी मेहरबा तूने? नहीं, मैं देखो, ये आप नहीं, ठीक है, ये आपका वर्जन हो सकता है, और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आपने गलत कहा। देर नहीं करती, हमें विश्वास था कि हम अपनी बात जनता तक पहुंचा पाएंगे, और जो नहीं पहुंचा पाए, इसीलिए मंथन शिविर तो होगा ना एंकर महोदय, इसीलिए मंथन शिविर होगा। जिन कारणों को जाना जाएगा, जांचा जाएगा, देखा जाएगा कि क्यों हमारी बात जनता तक नहीं पहुंच पाई, और उसको पहुंचाएंगे निश्चित रूप से। आने वाले समय में देखिए, देर आए दुरुस्त आए। नहीं, आप बिल्कुल ये कह सकते हो, देर आए दुरुस्त भी आए, और ये साबित भी करेंगे, आप चिंता न करें। 2024 में ये कहीं परिलक्षित भी होगा आपको सब चीजें। क्यों देवेंद्र जी, चिंतन शिविर से होगा कुछ? देखिए, मैंने पहले भी कहा, लास्ट कमेंट, अभी राजस्थान में चिंतन शिविर हुआ, इनके 3 बड़े नेता भाग गए, और अभी जो इनके अंदर गुटबंदी है वो हमारे सामने है। परिवारवाद की बात को माने ना माने, जमीन की सच्चाई यही है। इनके पास कोई, मैंने आपसे कहा, इनके पास कोई जनहित की मुद्दों की बात नहीं है। समय समाप्त। आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अमरजीत जी आपका भी, देवेंद्र भसीन जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल अभी भी यही कि आखिर 2014 के बाद से जब लगातार कांग्रेस का ग्राफ गिर रहा था, तो 2022 आते आते आखिर क्यों अब चिंतन शिविर की याद आ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि देर कर दी हो मेहरबा तूने आते आते, या फिर यूं कहे कि अगर अभी भी चिंतन शिविर कर रही है तो देर आए पर दुरुस्त आए। लेकिन ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर ये चिंतन शिविर कांग्रेस के लिए कितनी बूस्टर डोज का काम करेंगे, यह आने वाला समय बताएगा। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।